वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे एंड गुड आफ्टरनून। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन दिया था, तो डेफिनेशन बताया था। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे एसेंशियल्स क्या है उसके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल होने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So what are the essentials of a valid contract? पहला आता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दूसरा आता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, तीसरा आता है लॉफुल कंसिडरेशन, चौथा आता है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, पांचवा फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, सिक्स्थ एंड द लास्ट लॉफुल ऑब्जेक्ट। और ये सारा पॉइंट्स हम लोग अलग अलग करके एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ये जो है द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग पहला जो स्टेप है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का, ये होता है एक तो ऑफर, एक पार्टी मतलब एक्स और वाई पार्टी अगर मान लो आप, तो एक्स ऑफर करता है और वाई एक्सेप्ट करता है, तो ये हो जाता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, द ऑफर जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है दूसरे पार्टी से, मतलब एक्स ने ऑफर किया, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को, तो वो बन जाता है बिकम्स एन एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, सच ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी वैलिड। वो जो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है वो वैलिड होना चाहिए। एज द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेज, जैसे कि डेफिनेशन मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट का, एन एग्रीमेंट इज द प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट जो है प्राइमरी क्राइटेरिया है, अगर एग्रीमेंट नहीं रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो हो गया, इसका यही 3 पॉइंट है। अगर आपको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हो, जो मैं आपको बताया वो भी आप लिख सकते हो चाहो तो, कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट जरूरत है, एग्रीमेंट के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दो पार्टी से जरूरत है, तभी होगा आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड आते हैं हम लोग इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ठीक है, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन अमंग द पार्टीज। दो पार्टीज जो है एक्स और वाई है, उनके मतलब उन लोग में होना चाहिए कि लीगल रिलेशन में हम लोग चले जाएं। दैट द एग्रीमेंट शुड बी अटैच्ड बाय लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस मतलब लीगल आगे जाकर लीगल रिलेशन आप मान लो, लीगल ड्यूटीज मतलब ऑब्लिगेशंस होना चाहिए। ठीक है ना? एग्रीमेंट्स ऑफ सोशल डोमेस्टिक नेचर डू नॉट कॉन्टेम्पलेट लीगल रिलेशन। इसका मतलब आता है जो भी आप एग्रीमेंट करते हो कि मैं इसको गिफ्ट दूंगा, जैसे गिफ्ट होता है, आप किसी को डोनेट देते हो, डोनेशन देते हो, वो सब नहीं आएगा, आपका लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि वो डोमेस्टिक नेचर में है और सोशल नेचर में है। दैट डू नॉट कंटेम्पलेट लीगल रिलेशंस एंड दस डू नॉट गिव राइज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो जितना भी है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को राइज नहीं देगा, क्योंकि एग्रीमेंट तो डोमेस्टिक और सोशल नेचर का है, इसलिए वो लोग लीगल कॉन्सिक्वेंस या लीगल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करेगा, प्रेजेंट नहीं रहेगा उसमें, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अब हम लोग आते हैं इसका थर्ड पॉइंट, दैट इज लॉफुल कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन जो है डिफाइन हुआ था सेक्शन 2 क्लॉज डी, सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्लॉज डी में डिफाइन हुआ है। ये बोला है वहाँ पे, ये लिखा गया है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर मतलब जो प्रॉमिस करता है कि हम ये काम करेंगे, द प्रोमिसी जिसको प्रॉमिस दिया गया है, मतलब वाई, मतलब एक्स बोला हम करेंगे, वाई बोला ठीक है, और एनी अदर पर्सन हैज डन, या फिर कोई और पर्सन कोई काम किया है,
या फिर abstain from doing, और does या फिर करेगा, मतलब ये पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन में आता है। वो मैं आपको एक और वीडियो में आपको समझा दूंगा कि पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या होते हैं। मतलब कि इस कंसिडरेशन का मतलब आता है, मेन मतलब आता है समथिंग फॉर समथिंग, मतलब आपने कुछ दिया तो मैंने भी कुछ दिया बदले में, ठीक है। तो the third essential part of a valid contract is the presence of a lawful consideration. Third part आता है lawful consideration. Consideration is defined as the price paid by one party. One party मतलब X ने price pay किया Y को for the promise of the other. Promise किया था कि हम ये काम कर देंगे, जैसे कि X ने बोला या फिर ऑफर किया, X मान लीजिए X ने ऑफर किया कि X जो है वो एक तो प्रॉपर्टी मतलब एक तो लैंड बेच रहा है, वो बेचना चाहता है, Y एक्सेप्ट करता है, ठीक है। X ने ऑफर किया कि मुझे बेचना है और Y ने एक्सेप्ट किया, तो ये बन गया एक्सेप्टेंस, और ये हो गया एग्रीमेंट, हो गया एक्सेप्टेंस, हो गया एग्रीमेंट, हो गया, ठीक है। अब इसको लीगली करना है तो ये Y जो अपना पैसा देगा और X लैंड देगा अपना, ये दोनों कंसिडरेशन हो जाएगा, ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन हो जाएगा। और लॉफुल कंसिडरेशन तब नहीं होगा, वो अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट पॉइंट में, लॉफुल ऑब्जेक्ट जो आता है आपका। तो लॉफुल कंसिडरेशन में है एन एग्रीमेंट इज लीगली, अब एग्रीमेंट क्या होता है ये, एन एग्रीमेंट इज लीगली इन्फोर्सिएबल, लीगली इन्फोर्स किया जा सकता है ओनली व्हेन ईच ऑफ द पार्टीज, मतलब दोनों पार्टीज टू इट गिव समथिंग एंड गेट समथिंग, मतलब कि एक्स ने वाई को कुछ दिया, वाई ने कुछ एक्स को दिया, मतलब समथिंग फॉर समथिंग हो गया ये, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, एक डेफिनेशन इसका मैंने बता दिया, अब हम लोग आते हैं इसका फोर्थ पॉइंट, दैट इज कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। पार्टीज कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज it cannot be enforced by a court of law. कोर्ट ऑफ लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकता अगर दोनों जो पार्टीज है एक्स और वाई या फिर ए और बी, आप मान लो नया है एग्जांपल ए और बी, अगर वो लोग माइनर हुए, ए जो मेजोरिटी जो है दैट इज 18 ईयर्स के अबव हुए, तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में दे आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर आप 18 ईयर्स के नीचे हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, आप माइनर कहलाओगे। एंड अगर आप माइनर होने के बावजूद अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट किए बाय सम रीजन, और सम रीजन मैं आपको बाद में बता दूंगा, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। आपका माइनर हक में आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। The parties must be of the age of majority and of sound mind. Sound mind के भी होने चाहिए, अनसाउंडनेस नहीं होना चाहिए, and not disqualified from contracting by any law, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ का छोड़ के किसी और लॉ के हिसाब से भी डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, मतलब रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए कि उस लॉ में ये जो कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, एक्स जो कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है वो डिसेबल्ड है या फिर डिस्क्वालीफाइड है, जो भी सब्जेक्ट है उस चीज का। ये सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन किया गया है। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट, दैट इज फिफ्थ पॉइंट, और वो है फ्री कंसेंट। और फ्री कंसेंट का भी बहुत जरूरत है, जैसे कि हम लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में पढ़ा था, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ा था, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड विद द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। फ्री कंसेंट यहाँ पे आया था, मैंने आपको ऑनलाइन करवाया था। फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंसी हम लोग ने पढ़ लिया, कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अ लॉफुल ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, एंड अ लॉफुल कंसिडरेशन जो मैंने आपको बताया, अवॉइड एक्सप्रेसली नहीं होना चाहिए। तो फ्री कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज टू एन एग्रीमेंट इज अनदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, या फिर आप समझ लो इम्पोर्टेंट एसेंशियल है या फिर एलिमेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। कॉन्सेंट मीन, कॉन्सेंट का क्या मतलब होता है? कॉन्सेंट मीन्स पार्टी मस्ट हैव एग्रीड ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। इसका मतलब ये आता है कि एक्स ने कंफर्म किया, एक्स के पास मान लो दो ठो गाड़ी है, दो ठो लाल रंग की गाड़ी है, एक ठो मारुति 800, एक ठो लैंड रोवर, ठीक है। तो वाई बोला मुझे तुम्हारी एक ठो लाल गाड़ी खरीदनी है, पर स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब नहीं, देखिए एक्स के पास दो गाड़ी, दो ठो लाल गाड़ी है सेम रंग की, एक ठो मारुति 800, एक ठो लैंड रोवर, ठीक है। एक्स ने बोला मुझे लैंड रोवर चाहिए, अब एक्स वाई ने बोला मुझे लैंड रोवर चाहिए। अब एक्स को भी समझना पड़ेगा कि उसको लैंड रोवर चाहिए, पर लाल गाड़ी है, लाल गाड़ी में तो वो मारुति 800 दे दिया, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है द टू पार्टीज मस्ट हैव एग्रीड ऑन द सेम थिंग। सेम थिंग मतलब लाल लैंड रोवर में एग्री करना चाहिए इन द सेम सेंस। ये नहीं कि एक्स ने समझा कि मारुति 800 बेच रहे हैं हम और वाई समझ रहे हम लैंड रोवर खरीद रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे नो फ्री कंसेंट इफ द एग्रीमेंट इज इंड्यूस्ड, देयर इज नो फ्री कंसेंट इफ द एग्रीमेंट इज इंड्यूस्ड बाय, यहाँ पे 5 तो पॉइंट्स है, उसको हम डिटेल में आपको मैं बाद में बताऊंगा। जैसे कि अगर कोर्शन है तब आप फ्री कंसेंट नहीं हो सकता, अगर फ्रॉडुलेंट तरीके से आपने कंसेंट लिया वो भी फ्री कंसेंट नहीं है, अनडू इन्फ्लुएंस किया तभी फ्री कंसेंट नहीं है, मिस रिप्रेजेंट किया अपने को कि हम कुछ और हैं तब कंसेंट ले लिए, वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। अगर आपने मिस्टेक किया तो भी नहीं। सेक्शन 11 में, सेक्शन 14 में डिफाइन किया हुआ है मिस्टेक, ठीक है। 14 से शुरू होता है कोर्शन, फ्रॉड, अनडू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। अब हम लोग आते हैं इसके आखिरी पार्ट, दैट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब लॉफुल ऑब्जेक्ट तो होना ही पड़ेगा, सब कुछ लॉफुल हो ही रहा है तो ये भी लॉफुल होना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव जो होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो कंडीशंस पे बेस्ड होता है। अनलॉफुल एग्रीमेंट्स, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट, पार्टीज जो है एग्रीमेंट जो कर रहे हैं मस्ट एग्री फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, एग्री करना चाहिए। जो पार्टीज कर रहे हैं एक्स और वाई जो एग्रीमेंट कर रहा है, ये दोनों जो पार्टी एग्रीमेंट में जा रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द एग्रीमेंट इज हैपनिंग, तो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट पे होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट फॉर विच द एग्रीमेंट has been entered into must not be fraudulent or illegal, immortal or imply injury to the person or property of another। ये नहीं कि कुछ स्मगलिंग कर रहे हैं, बंदूक, गन्स वगैरह, बम वगैरह, ये ड्रग्स जो दूसरे को हार्म कर सकते हैं, जो इमोर्टल है, जो इलीगल है, ये सब एक्सेप्शंस, ठीक है ना। अब अनलॉफुल एग्रीमेंट्स, Section 23 of the Indian Contract Act 1872 provides that the consideration or object of an agreement is lawful unless it is forbidden by law. It is of such nature that if permitted, अगर परमिट कर भी दिया जाए, it would defeat the provision of law। अगर ये परमिट कर भी दिया जाए वो लॉफुल उस ऑब्जेक्ट को, तब भी वो लॉ का प्रोविजंस को डिफीट कर सकता है, या फिर वो फ्रॉडुलेंट है। इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, या फिर दूसरे के प्रॉपर्टी को इंजर कर सकता है, या फिर प्रॉपर्टी डेंजर में है, या फिर वो पर्सन खुद डेंजर में, इंजरी है हो सकता है, हार्मफुल है। द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमॉर्टल और अपोज टू पब्लिक, या फिर पब्लिक पॉलिसी के अपोज करता है पब्लिक पॉलिसी को। यहाँ तक अगर आपको, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे और बढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिले। और अगर कोई डाउट आते हैं या फिर कुछ समझना है आप लोग को तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बोल दीजिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।